हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि युआन किंग भी अब लौट कर आ गया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन रेंज दिखाई जाती है जो कि ब्लडी फॉग से घिरी हुई होती है और पूरा जंगल काला होता है। फिर इसके बाद हमें उसी जंगल में एक हॉल दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल पिच ब्लैक होता है और एक ह्यूमन फिगर उसी हॉल के अंदर बढ़ती जा रही होती है। यह ह्यूमन फिगर ओल्ड फ्लेम घोस्ट होता है जो कि अब तक उस हॉल के अंदर एंटर हो चुका होता है। वो हॉल बिल्कुल पूरी तरीके से खाली होता है। ये देखकर ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट थोड़ा आगे और जाता है। आखिरकार एक जगह पहुंचने के बाद ओल्ड फ्लेम घोस्ट कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी एक वॉइस आती है। ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट, तुम वापस क्यों आए हो? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ब्लड क्विक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। तुम्हारी सोल पावर भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। साथ ही साथ वो सोल्जर जो कि तुम्हारे साथ गए थे उनमें से भी कोई जीवित नहीं बचा। क्या ये सब उस ओल्ड युआन किंग ने किया है? ये सुनते ही ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, ये बहुत अच्छा होता कि अगर वो साथी युआन किंग होता। अगर ऐसा होता तो मैं उसे उस दिन मार चुका होता। तभी वॉइस फिर से आती है। हालांकि ये पता नहीं था कि ये वॉइस आ कहाँ से रही है। वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि बूढ़े ओल्ड युआन किंग के पास अभी भी कुछ हेल्पर हैं। हालांकि वो बोलना समाप्त कर ही पाता कि इससे पहले फ्लेम घोस्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास कोई हेल्पर होता तो हमें हेडक्वार्टर से बताया जाता। इसके बाद वो कहता है कि मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं सबसे पहले हॉल मास्टर से मिलने जा रहा हूँ। एक बार मेरा काम हो जाने के बाद हॉल मास्टर तुम्हें खुद ही बताएंगे सब चीजें। और इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक ब्लैक ह्यूमन फिगर उसके सामने अपेयर होती है। और वो ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट से कहती है कि लॉर्ड पैलेस मास्टर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम अपनी मर्जी से मिल सकते हो। लॉर्ड पैलेस मास्टर ने मुझे कहा है कि वो अपने रिट्रीट में जा रहे हैं, इसीलिए तुम उसे कम से कम कुछ महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। इसके बाद वो स्माइल करते हुए ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट को बताता है कि वो 10 दिन पहले ही रिट्रीट में गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाती तब तक आप में से कोई भी उन्हें रिट्रीट में नहीं उठाएगा। और आपको तो लॉर्ड हॉल मास्टर के बारे में पता ही है। अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम उनके गुस्से से नहीं बच पाओगे। ये सुनकर ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट चुपचाप शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि हॉल चीफ कितने ज़्यादा खतरनाक है। और अगर ये उनकी रिट्रीट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसे काफ़ी बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन उसे पता था कि उसके पास जो न्यूज़ है वो सच में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और इसीलिए वो कहता है कि मैं हॉल प्रोटेक्टर से कहना चाहूँगा कि आप मेरे लिए रास्ता बनाएं और मुझे हॉल मास्टर से मिलने की जगह दें, क्योंकि मेरे पास हॉल मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए एक ज़रूरी मामला है। जिस पे वो प्रोटेक्टर कहता है कि क्या आपको पूरा भरोसा है? अगर हॉल मास्टर आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो वो आपकी जान भी ले सकते हैं। क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? उस प्रोटेक्टर ने लास्ट वर्ड को काफ़ी ज़्यादा जोरों से कहा था। हालांकि ओल्ड फ्लेम घोस्ट उसकी पूरी बातों को इग्नोर कर देता है और ठंड से स्माइल करते हुए कहता है, मरना, मैं तुमसे बस यही कहूँगा, तुम्हें जल्द से जल्द रास्ते से हट जाना चाहिए, वरना एक बार ये चांस निकल गया तो मुझे नहीं पता कि मरने वाला कौन होगा। ये सुनते ही वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए प्रोटेक्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज तो होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के सामने से गायब हो जाता है। इसके बाद ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट उस टनल के अंदर और आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट उस टनल से बाहर निकल के एक नए ही हॉल में एंटर होता है। इस जगह पे जो सबसे पहले चीज को देखा गया था वो था व्हाइट कलर की दिकोई को, जो कि उस हॉल के चारों तरफ फैली हुई थी। उस बड़े से हॉल की दीवारें ट्रांसपेरेंट व्हाइट जेड की बनी हुई थी, जो कि एक अलग ही शाइनिंग दे रही थी और कोई भी देखकर बता सकता था कि ये जेड कोई नॉर्मल चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बाद उस बड़े से हॉल में ट्रांसपेरेंट कलरलेस 3 बॉल हवा में लटकी हुई थी, जो कि पूरे ही हॉल को लाइट अप कर रही थी। देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर जियोयान यहाँ पर होता तो वो देख के एक ही नज़र में बता देता कि ये स्पिरिचुअल एसेंस है जो कि जियोयान ने हॉल ऑफ सोल में देखा था। मतलब ये लोग इस वर्ल्ड के हॉल ऑफ सोल हैं, समझ गए। ओल्ड फ्लेम घोस्ट उन्हीं एसेंस को काफ़ी ज़्यादा लालची नज़रों से देख रहा होता है कि तभी अचानक एक वॉइस आती है कि फ्लेम घोस्ट, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं पीछे हटा हूँ और अपने रिट्रीट में जा रहा हूँ, फिर भी तुमने यहाँ आकर मुझे परेशान करने की हिम्मत की?
क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर ओल्ड फ्लेम घोस्ट तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बोलना स्टार्ट करता है। हॉल मास्टर, मेरा मोटिव आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि सबऑर्डिनेट के पास आपको रिपोर्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हैं जिसमें हमें थोड़ी भी देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया था। मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर मुझे माफ़ कर देंगे। ये सुनते ही हॉल मास्टर काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से बात करते हुए कहते हैं, बताओ, लेकिन अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं जान से मार दूंगा। इन वर्ड्स के सुनने के बाद ओल्ड फ्लेम घोस्ट फील कर सकता था कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। हालांकि उसे पूरा ट्रस्ट था कि उसके पास जो न्यूज़ है वो सच में काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। इसीलिए ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट अपना सिर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उठाता है और कहता है, हॉल चीफ जियोयान आ गया। अपने हीरो का नाम भौकाल है भाई, बड़े बड़े हॉल चीफ कांप जाते हैं। उसका इतना कहना ही था कि अचानक से उस पूरे हॉल में तूफान आ जाता है और डोकुई का पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है। उस स्टॉर्म को देखकर वो तुरंत ही एक दो कदम पीछे हट जाता है और इसके बाद ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट इनर हॉल की तरफ देखता है। ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट अपने आप को कांस्टेंट करता है और इसके बाद हॉल के सेंटर में देखता है जहाँ पे एक ब्लैक ह्यूमन फिगर खड़ी हुई थी। उस ब्लैक कलर के ह्यूमन फिगर की नज़रें सीधा ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसके कारण ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट की पूरी बॉडी ही ठंडी पड़ने लगी थी। वो तुरंत ही झुक कर कहता है, ये सबऑर्डिनेट ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट हॉल चीफ का अभिवादन करता है। ये सुनने के बाद वो हॉल चीफ तुरंत ही वहाँ पे एक रखी हुई कुर्सी के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और इसके बाद कहता है, जियोयान, आपने जिस जियोयान के बारे में कहा है, क्या वो डुइक्यू कॉन्टिनेंट का जियोयान है? हालांकि ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा शांति तरीके से बोले गए थे, लेकिन इन वर्ड में स्ट्रेस और प्रेशर को कोई भी फील कर सकता था। ये सुनते ही हॉल मास्टर की तरफ देखते हुए ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट कहता है कि हाँ हॉल मास्टर, ये वही है। साथ ही साथ मैंने उसके अंदर की फ्लेम पावर को भी फील किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थी और ये जियोयान की विशेषता से पूरी तरीके से मेल खाता है। इतना बोलने के बाद ओल्ड फ्लेम घोस्ट आगे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कुछ भी नहीं कहता। ये सुनकर वो हॉल चीफ तुरंत ही ऊपर की तरफ देखता है और इसके बाद एक पावरफुल ऑरा चारों तरफ फील होता है, जिसके बाद वो तेजी से कहता है कि हर कोई जल्दी से मेन हॉल में इकट्ठा हो, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। ये आवाज़ जैसे ही हॉल में गूंजती है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही हॉल की तरफ भागते हैं। वो लोग जो कि अपने रिट्रीट में भी थे, उन्हें भी ज़बरदस्ती जगाया गया था। कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप हॉल के अंदर इकट्ठा हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से सफ़ेद दाढ़ी और बाल वाले हॉल चीफ को ही देख रहे थे। वहीं हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई जाता है जहां युआन किंग एक ओल्ड मैन से बात कर रहा होता है और कहता है, यूमेई, जियोयान सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। उसका कल्टीवेशन भी एक 20 लेवल का है। इसीलिए आप क्या मानते हैं कि हमें उसे अपने क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट में लाना चाहिए ताकि उसके साथ मिलकर हम अपने क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट को पावरफुल कर सकते हैं और साथ ही साथ घोस्ट टेम्पल के साथ फाइट भी कर सकते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन युनमेई जो कि चीफ की सीट पे बैठा हुआ था युआन किंग को आगे बोलने के लिए कहता है। ये सुनकर युआन किंग तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए आगे कहता है कि मुझे लगता है जियोयान का घोस्ट टेम्पल सेक्ट के साथ कोई विवाद चल रहा है क्योंकि उसने ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के ऊपर अटैक भी किया था। इसके अलावा, और इतना कहने के बाद वो अचानक से रुककर युनमेई को देखने लगता है और फिर कहता है, इसके अलावा मुझे लगता है कि ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट जियोयान को ढूंढने के लिए साउथ वेस्ट रीजन में आए हैं। ये सुनकर तो पूरे हॉल में खलबली मच जाती है क्योंकि वो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से ही बॉर्डर को सिक्योर कर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि घोस्ट टेम्पल आखिरकार इंतजार किसका कर रहा है। लेकिन जब युनमेई ने सुना कि युआन किंग ने कुछ ऐसा कहा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उनमें से किसी को ये ट्रस्ट हो ही नहीं रहा था कि घोस्ट टेम्पल मात्र किसी एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा था, वो भी जियोयान। ये दावा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। हालांकि युनमेई युआन किंग की तरफ देखता है और इसके बाद उसे बात बंद करने का संकेत देता है, जो देखकर युआन किंग चुप हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, सब लोग किसी को इस बात को दिल में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सभी लोग युआन किंग की तरफ देखते हैं फिर उसे इग्नोर कर देते हैं।
जिसके बाद युनमेई को देखते हुए सभी लोग हॉल में चुप हो जाते हैं और एक बार फिर हॉल पूरी तरीके से शांत हो जाता है। युनमेई पूरे हॉल की तरफ देखता है और इसके बाद उसकी नज़रें युआन किंग पर रुक जाती हैं और वो कहते हैं कि युआन किंग, जैसा कि आपने पहले कहा कि जियोयान वास्तव में बुरा नहीं है, इसीलिए हमारे क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट के लिए उसका यूज़ करना इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जियोयान की इच्छा है। युनमेई की बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसके बाद उनकी नज़रें चीफ की सीट पर बैठे युनमेई की तरफ हो जाती हैं। यहाँ पे युआन किंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और इसके बाद वो जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और इसके बाद कुछ सोचते हुए आखिरकार वो सच कहता है कि ये सब मेरे ही विचारों, मेरे ही शब्द हैं। जियोयान ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सुनकर तो पूरे हॉल में ही शोर शराबा मचने लगता है कि ये सब युआन किंग ने खुद से सोचा था। सभी लोग को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि युआन किंग ने उस इंसान का सपोर्ट किया था जिससे वो सिर्फ एक ही बार मिला था और साथ ही साथ वो उसे क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट में भर्ती कराना चाहता था, जो कि किसी भी समझ के बाहर की बात थी। हालांकि लोगों को कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जियोयान ने युआन किंग के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो जियोयान की इतनी ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे बैठे सभी को पता था कि युआन किंग के कैरेक्टर को देखते हुए वो बिना किसी रीज़न के किसी का भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। युनमेई भी युआन किंग की बात को सुनकर सिर हिला देती है और फिर पूछता है, क्योंकि ये मामला है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, है ना? वरना सेंट्रल प्लेन्स के क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट का इतना पावरफुल और रिस्पेक्टेड एल्डर किसी का सपोर्ट ऐसे ही तो नहीं करेगा। ये सुनकर युआन किंग अजीब तरीके से स्माइल करता है और इसके बाद युमेई की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि जियोयान ने मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं बस उसका उधार चुकाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर जियोयान क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट में होगा तो हमारे पास एक पावरफुल वॉरियर और जीनियस भी होगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये सुनकर युनमेई कहता है, आपकी जान बचाने के लिए क्या उसने ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का पीछा नहीं किया? यहाँ पे युनमेई के फेस इंप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से युआन किंग को देख रहा था, जिस पे युआन किंग अपना सिर हिलाते हुए बोलना कंटिन्यू रखता और कहता है, ये सही है, जियोयान ने ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का पीछा किया था, लेकिन उसके लास्ट अटैक के कारण मेरी फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। मुझे लगता है कि युनमेई को पता होना चाहिए कि हम जैसे लोग जिनकी पावर अभी तक डूडी क्लास तक नहीं पहुंची है, अगर हमारे पास न्यू फिजिकल बॉडी या कि फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है तो हमारी फिजिकल बॉडी को इंजर्ड होने के बाद हम मर भी सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि उस टाइम पे वहाँ पे केवल मैं, ओल्ड डैमन फ्लेम घोस्ट और जियोयान थे। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं थी जो कि मुझे रिफाइन करके दी जा सके। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, जियोयान ने ही मुझे बॉडी रिफाइन करके दी थी। जैसे युआन किंग ने इतना समझाया तो उसे आगे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बाकी लोगों को सभी चीज़ें पता थी। उन्हें पता था कि जब तक कोई फिजिकल बॉडी वहाँ पे ना हो तो केवल कुछ हिडन टेक्निक्स ही थी जो कि फिजिकल बॉडी को फिर से रिफाइन कर सकती थी और युआन किंग को बचा सकती थी। और ये हिडन टेक्निक्स कुछ ऐसी थी जो कि यहाँ तक कि यूनेक्सियन सेक्ट के हाई लेवल के लोगों के पास ही थी। मुझे लगता है कि यह कोई पावरफुल सेक्ट होगा। ये सुनकर तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें जो कि चीफ की सीट में बैठा था वो भी तुरंत खड़ा हो जाता है। जियोयान ने न केवल युआन किंग को बचाया था बल्कि उसके पास फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने की भी टेक्निक थी। यह सुनने के बाद तो सभी की राय जियोयान को लेकर बदल गई थी। सबको अपना प्रॉफिट दिखता है, जियोयान काम का है तो बुला लो, नहीं है तो लात मार के भगा दो। अब इन्हें कौन समझाए कि वो जियोयान है। जियोयान का जो टैलेंट था वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय था और उसकी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने की टेक्निक को जोड़ दिया जाए तो वो पहले ही काफ़ी लोगों को सप्रेस करके आगे निकल चुका था। आखिरकार इसमें युनमेई भी शामिल था, क्योंकि वो भी अभी तक डूडी क्लास पे नहीं पहुंचा था। इस तरीके से जियोयान को उनके लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ माना जा सकता था। इसके बाद युनमेई नीचे भीड़ को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा रही थी, तो वो अपना पावरफुल फोर्स जनरेट करता है जिसके कारण हाल पूरी तरीके से शांत हो जाता है। इसके बाद युनमेई युआन किंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये पहले ही बहुत अच्छा है कि आपने इतना कुछ सोचा। मेरे क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट के लिए आप जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप ही लोग वो हैं जो कि फ्यूचर में मेरे क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट को पावरफुल बना सकते हैं। दो गला साला, देख रहे हो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए।
इसके बाद युनमेई कहता है क्योंकि ये सब आपने अकेले ही सोचा है तो मुझे लगता है कि जियोयान मेरे क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होगा, है ना। ये सुनकर तो सभी के हाव भाव काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए युनमेई की तरफ देखते हैं। यहाँ पे युआन किंग भी अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहा था। युनमेई की बात को सुनकर वो भी चौंक जाता है क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद कभी भी नहीं की थी। युआन किंग ने जियोयान की पावर और स्ट्रेंथ को देखकर पहले ही सोच लिया था कि जियोयान तो किसी पावरफुल हिडन सेक्ट से बिलोंग कर रहा होगा। साथ ही साथ उसे ये भी लगता था कि जियोयान की आइडेंटिटी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि जियोयान का नाम सुनते ही ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट ने कैसे रिएक्ट किया था और उसने चिल्लाया था जैसे कि वो जियोयान के बारे में जानता हो। साथ ही साथ जियोयान ने उसे अपनी आइडेंटिटी बताने से भी मना कर दिया था। इसीलिए युआन किंग को जियोयान का सिर्फ नाम ही पता था। युआन किंग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सोचने के बाद आखिरकार एक कमिटमेंट करते हुए कहता है, युनमेई, मैं निश्चित रूप से जियोयान को यूनेक्सियस सेक्ट में शामिल होने और हमारे सेक्ट के लिए भर्ती करने के लिए मनाऊंगा। ये सुनकर युनमेई युआन किंग की तरफ देखता है और इसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता। इसके थोड़ी ही देर बाद वो अपना सिर उठाकर युआन किंग को देखते हुए स्माइल करता है। ये अच्छा है कि आप इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि अगर आप उसे हमारे सेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें सक्सेसफुल हों। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए कहता है याद रखें, वो चाहे स्काई क्लाउड सेलेस्टियल सेक्ट में शामिल हो या ना हो, लेकिन उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। इसीलिए उसे नाराज़ करने की हिम्मत मत करिएगा और आपको उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। उसे बिल्कुल भी हमारे स्काई सेलेस्टियल सेक्ट का एनिमी मत बनाइएगा। इतना कहने के बाद युआन किंग अपना सिर हिला देता है और उसकी बात पे एग्री हो जाता है। इसके बाद वो युनमेई स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और तुम आखिरकार उस ब्रेक थ्रू के लेवल पर पहुंच चुके हो। हालांकि युआन किंग कुछ बोल पाता कि युनमेई तब भी कुछ और कहता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक एलेक्जर है जिसे तुम ले सकते हो। और इसके बाद वो अपने हाथ को फ्लिप करती है, जिसके बाद एक लाइट उसकी तरफ जाती है जिसे युआन किंग पकड़ लेता है। जिसके बाद सभी लोग उस हॉल के बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे युनमेई सीट पर बैठी होती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या युआन किंग ने ऐसा वास्तव में कहा है कि उस समय वे सभी लोग जियोयान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से इतना अलग क्यों है? ये लोग आखिरकार धरती पे कर क्या रहे हैं? ये ना तो भूत ही है और ना ही इंसान ही है। ये कुल मिला के हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स के बारे में ही बात कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ राहगीर जा रहे थे और एक ओल्ड मैन उन राहगीरों को देख रहा था और साथ ही साथ उन्हें डांट भी रहा था, जिससे वो राहगीर काफी ज्यादा नाराज हो रहे थे। हालांकि वो एल्डर जो कि इन्हें डांट रहा था उसकी कमर में एक जेट पेंडेंट लटका हुआ था, जो देखकर कुछ लोग तो खामोश हो गए थे और जिन्होंने उस जेट पेंडेंट को नहीं देखा था बाकी के लोग उन्हें बताते हैं। जैसे ही वो लोग उस जेट पेंडेंट को देखते हैं तो उनके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद वो हड़बड़ाहट से उस जगह से निकलते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जेट पेंडेंट इस एरिया के सबसे पावरफुल सेक्ट का सिंबल था और इस जेट पेंडेंट में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था जो था जियो। हाँ, इस सिटी का जो रूलर था वो जियो क्लेन था और इस सिटी का नाम जियो सिटी था। जियो सिटी के अंदर जियो क्लेन को कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जियो सेक्ट के इतने से सीन को दिखाए जाने के बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ की चोटी दिखाई जाती है जहाँ पे जियोयान खड़ा हुआ था। वो अपने कानों में हवा की सरसराहट को सुन सकता था और इसी के बाद वो अपने कदम को एक कदम आगे बढ़ाता है और तेजी से उस जगह से गायब हो जाता है। इसके बाद जियोयान खाली आसमान में खड़ा होता है और अपने हाथों को फैला देता है, जिससे एक पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और आसमान में ब्लैक कलर के क्लाउड फिर से छा जाते हैं। इसके बाद जियोयान अपने पैरों को एक अलग ही मिस्टीरियस वे में उठाता है और वो हवा के साथ अचानक से बार बार गायब होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा उसी का ऑर्डर फॉलो कर रही हो। जियोयान के मिस्टीरियस वे में हवा को कंट्रोल करने के कारण हवा में एक एयर पाइथन बन जाता है, जिसके ऊपर जियोयान खड़ा होता है। वो हवा का अजगर जो कि जियोयान ने क्रिएट किया था वो जियोयान की हर एक बात मान रहा था। ये देखकर जियोयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो बाहर आकर कहता है, ये सही है। तभी एक कोल्ड आवाज आती है, हाँ हाँ, बुरा नहीं है, आप सच में एयर की पावर को समन कर सकते हैं और इसी के साथ आप अपने फुटवर्क के साथ इसे यूज भी कर सकते हैं।
माना जा सकता है कि आपका जो ये ट्रेनिंग पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। गुयू की बात को सुनकर जियान खुश होते हुए और स्माइल करते हुए कहता है, धन्यवाद एल्डर गुयू। जियान उनकी बात को सुनकर कहता है, ये सब मेरी लाइटिंग मूवमेंट 3000 लाइटिंग मूवमेंट के कारण ही था, क्योंकि मैंने उसका कल्टीवेशन किया था जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हो रहा था। इसके बाद जियोयान कहता है, अगर मैं इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप की ट्रेनिंग करने के लिए अपने इसी मेथड का यूज करता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं 2 महीने के भीतर ही विंड मूवमेंट के इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। और इतना कहने के बाद ही जियोयान अपना कल्टीवेशन करना बंद कर देता है और रेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। जियोयान की बात को सुनकर गुयू स्माइल कर देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद जियोयान हमें एक पहाड़ की चोटी पर लेटा हुआ दिखाई देता है जो कि अर्थ और हेवन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है कि तभी जियोयान को अचानक कुछ याद आता है और वो तुरंत एक्साइटमेंट से खड़ा होता है और अपने हाथ को फ्लिप करते हुए जेट की एक बोतल निकालता है। इसके बाद वो एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड गू, मुझे आपसे कुछ पूछना है, कृपया बाहर आकर मुझसे मिलें। जियोयान की आवाज़ अभी अभी आई ही थी कि उसके माथे की सील के बीच से एक व्हाइट कलर की एयर निकलती है और वो फ्लेम जियोयान के सामने इकट्ठा होते होते एक ओल्ड मैन में चेंज हो जाती है जो कि गुयू थे। गुयू की दोनों भौहें उठी हुई थी और वो जियोयान को थोड़ा टेंशन में देख सकते थे। हालांकि वो कुछ भी नहीं पूछते और जियोयान के बोलने का इंतजार करते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। जियोयान जैसे ही गुयू को जमीन पर बैठे हुए देखता है तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उस जेड की बोतल को गुयू के सामने रख देता है। गुयू ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और इसके बाद वो बोतल जियोयान के हाथ से ले लेते हैं। गुयू को जेड की बोतल में कुछ भी अलग नहीं लगता, इसीलिए वो जेट की बोतल को ओपन करके देखते हैं। उस जेट की बोतल को ओपन करते ही उनके सामने व्हाइट कलर की एनर्जी बॉल निकलती है जो देखकर एल्डर गुयू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ओल्ड गुयू तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाते हैं और उस लाइट को अपने हाथ में ले लेते हैं और इसके बाद कहते हैं, जियोयान की तरफ देखते हुए, यह व्यक्ति कौन है? ये वास्तव में अभी भी जीवित है? यहाँ गुयू काफी ज्यादा शौक दिखाई देते हैं कि तभी जियोयान उनसे ज्यादा शौक होते हुए देखता है उन्हें कि गुयू ने आखिरकार पता लगा लिया था कि ये कोई सोल ही है। गुयू उस लाइट के बॉल को वापस से जेट की बोतल में रख देता है और जियोयान को वापस सौंपते हुए कहते हैं, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो तुम चाहते हो कि मैं इस सोल को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूं, है ना? जियोयान को ये बात सुनकर बिल्कुल भी झटका नहीं लगता क्योंकि जियोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि गुयू जितने होशियार हैं वो इस बात को काफी आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए जियोयान तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। गुयू ने जब जियोयान को सिर हिलाते देखा तो वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखते हैं। ये देखकर जियोयान थोड़ा सा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद गुयू जियोयान से पूछते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति आपसे कैसे संबंधित है। ये सुनते ही जियोयान काफी ज्यादा शौक होता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ये मेरे एंसेस्टर हैं, इन्होंने मुझे डी स्टेट में आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को जला लिया था और मेरी पावर को बढ़ाने में हेल्प की थी। इसीलिए हालांकि जियोयान अपनी बात को पूरा कर ही पाता कि तभी गुयू जियोयान को बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इसीलिए आप उनके इस एहसान को चुकाना चाहते हैं, है ना? क्या मैंने सही कहा? जिस पे जियोयान अपना सिर नीचे कर लेता है और अपना सिर हिला देता है लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। ये देखकर गुयू भी चुप हो जाते हैं और बहुत देर तक कुछ भी नहीं कहते। थोड़ी देर बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा तिरस्कारपूर्ण तरीके से कहते हैं, कितना चिंताजनक छोटे साथी, एक बार जब आप इस ओल्ड को बाहर बुलाते हैं तो आपने कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या आपको सच में नहीं पता कि अपने एल्डर्स का सम्मान और रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? ये सुनकर तो जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में खड़ा होता है और उसके चेहरे पे अचानक से खुशी झलकने लगती है। उसने एल्डर गुयू के चिढ़ाने वाली बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से गुयू को देख रहा होता है और इसके बाद वो खुद को कंट्रोल करते हुए स्माइल करता है। तभी गुयू अपना हाथ बढ़ाकर जियोयान को शांत होने का इशारा करते हैं, जिसके बाद वो सैड होते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे इन एंसेस्टर के पास वास्तव में अभी भी जीवन के निशान बचे हुए हैं। और इतना कहने के बाद गुयू रुक जाते हैं। हालांकि जियोयान की आंखें तो साइन करने लगती हैं क्योंकि जियोयान ने भी इसका पता नहीं लगाया था कि इसमें अभी भी लाइफ पावर बची हुई है। हालांकि जियोयान कुछ कह पाता कि तभी गुयू गहरी सांस लेते हुए जियोयान से कहते हैं, तुम्हारे लिए जश्न मनाना जल्दबाजी होगी, इसीलिए तुम्हें बहुत जल्दी खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अभी भी ज्ञात नहीं है कि आपके एंसेस्टर वापस से जिंदा हो पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी सोल काफी ज्यादा वीक हो गई है और साथ ही साथ हमें नहीं पता कि कौन सा नेचुरल ट्रेजर इनकी सोल को वापस से पावरफुल कर पाएगा।
इसीलिए तुम्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एकमात्र तरीका जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ वह है जितना संभव हो सके इनकी रक्षा करने के लिए अपनी पावर का यूज करें। जियोयान जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से गुयू की तरफ देख रहा था, ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। जियोयान को पता था कि जियो जुआन उसके पूरे जियो क्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो ना होते तो जियोयान कभी भी डूडी लेवल पर नहीं पहुंचता और ना ही एम्परर बन पाता। अगर जियो जुआन नहीं होते तो जियो क्लेन पहले ही काफ़ी बुरी हालत में डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जियोयान को पता था कि जियो जुआन 1000 साल पहले वाले ह्यूमन थे, लेकिन 1000 साल बाद भी जियो क्लेन के लिए उन्होंने जियोयान के साथ मिलकर फाइट की थी। जियोयान ने इन 10 सालों में हर एक मेथड को खोजा था जिससे वो जियो जुआन को वापस से जिंदा कर सके, लेकिन गुयू की बातों को सुनकर तो उसकी उम्मीद टूट गई थी। जब गुयू जियोयान को इतना उदास देखता है तो वो अपना सिर नीचे करके कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो माहौल पूरी तरीके से शांत हो जाता है। उनको बैठे बैठे और दोनों को शांत होते होते टाइम तेजी से निकलता जा रहा था और चुपचाप शाम हो चुकी थी और एक दिन बीत गया था। गुयू जो कि उस पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए थे आखिरकार आगे बढ़ते हैं और जियोयान को देखते हैं जो कि अभी भी उदास बैठा हुआ था। ये देखकर आखिरकार गुयू कुछ कहते हैं। जियोयान जो कि उदास था वो जैसे ही गुयू को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो अचानक से हड़बड़ा कर खड़ा होता है। हालांकि इस टाइम पे उसके पैर पूरी तरीके से शून्य थे जिसके कारण वो काफी ज्यादा लड़खड़ाता है, लेकिन आखिरकार वो हर एक चीज को इग्नोर करते हुए खुद को कंट्रोल करता है। जियोयान गुयू को ही देख रहा था और वो काफी ज्यादा उम्मीद से भरा हुआ था। जियोयान जो कि काफी देर से चुप था आखिरकार बड़ी मुश्किल से कांपते हुए गले से पूछता है, ओल्ड ओल्ड गू, क्या आपने कुछ सोचा? मेरे एंसेस्टर को फिर से जीवित करने का कोई तरीका आपको मिला है? ये सुनकर गुयू अपना सिर हिला देते हैं और जियोयान की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो जियोयान को बताते हैं, आपके एंसेस्टर की जो सोल है वो काफी ज्यादा वीक है। यदि आप अलर्ट नहीं रहते तो ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। मैंने पास्ट के कई सारे मेथड्स के बारे में सोचा है और साथ ही साथ मैंने कई सारे नेचुरल ट्रेजर के बारे में भी सोचा है जो कि किसी की सोल को पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी इतना कैपेबल नहीं है। उनकी बात को सुनकर जियोयान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसे पता था कि गुयू उससे झूठ या कि कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो कि उसके लिए खराब हो। इसीलिए गुयू जब देखते हैं कि जियोयान अभी भी काफी ज्यादा शांत है तो वो अपना सिर हिलाते हैं और बोलना कंटिन्यू रखते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही मेथड के बारे में सोचा था और इसके अलावा अगर ये मेथड काम नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि आपके एंसेस्टर को जिंदा करने का कोई और तरीका होगा। ये मेथड आपके एंसेस्टर की सोल को वापस से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जहाँ तक कि इसकी बात है तो ये प्योर सोल ओरिजिन एनर्जी होनी चाहिए जो कि उनकी सोल को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो चलिए इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इसको 3-4 बार रुक रुक के मैंने वीडियो को कंप्लीट किया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।